अच्छा जी, ये है हमारे पास एक सैम्पल जो मैंने बनाया है टू मेक यू अंडरस्टैंड। यानी ये हमारी यूट्रस है, यहाँ पे हमारा जो बेबी होता है माँ के पेट के, माँ की जो वूम है वो यहाँ होती है। अच्छा, ये जो है नीचे इसका बच्चेदानी का मुंह है, ये और बच्चेदानी के मुंह के अंदर सर्विक्स है, यहाँ पे ये वजाइनल कैनाल होती है जहाँ से मियाँ बीवी मिलते हैं आपस में। ये बाहर एक छोटा सा ऑरिफिस होता है, एक सुराख होता है जिसके ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे हम हाइमन कहते हैं। तो जब मियाँ बीवी मिलते हैं तो बस वो यहाँ तक जाते हैं एक दूसरे के साथ, दिस इज़ द पॉइंट, ठीक है, यहाँ तक ये इस एरिया में रहते हैं। अब जब आपका ये सारा एरिया यहाँ नीचे से इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको, ठहरा, नीचे से इन्फेक्शन फैल रहा होता है, इन्फेक्शन यहाँ से जाता है, ठीक है, यहाँ की लाइनिंग को खाता है, यहाँ की लाइनिंग को खाता है, फिर ये चढ़ते चढ़ते ऊपर आपके वरम मतलब इधर सर्विक्स तक पहुँच गया, उसके मुंह तक, फिर ऊपर चला गया, यहाँ से यूट्रस की लाइनिंग को इसने पकड़ लिया, ठीक है, यहाँ से फिर ऊपर चला गया, ट्यूब्स को पकड़ लिया। यानी जितना टाइम इन्फेक्शन आपके अंदर गंदा पानी, गंदे बैक्टीरिया, गंदे जर्म्स रहते हैं, तो ये सारा एरिया ऐसे ऐसे करके इसकी जो दीवारें हैं वो उनके अंदर गंद और बैक्टीरिया भरता चला जाता है, ये ख़राब होती जाती है, फिर ये इन्फेक्शन ट्यूब्स में पहुंच जाती है, ठीक है, ट्यूब्स में साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद यहाँ तक चली गई। यानी जितना टाइम गुजर रहा है आपकी ये इन्फेक्शन जो है वो असेंड करती है, यानी ऊपर को चढ़ती है, इसे कहते हैं असेंडिंग इन्फेक्शन, यानी ऊपर की तरफ जाना। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो इन्फेक्शन होती है औरतों में, ये फिर इसे हम कहते हैं PID, यानी पेल्विक, मैं लिख लेती हूँ, PID उल्टा आएगा इसके अंदर। PID मीन्स पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी का मतलब है कि सारी जगह जो है आपकी पेल्विक्स, जो आपका ऑर्गन है औरतों का रिप्रोडक्टिव, वो पूरे का पूरा इन्फेक्शन में घिर जाता है, उसकी इन्फ्लेमेशन यानी उसकी सोजिश हो जाती है, और इस बीमारी का फिर इलाज जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। यहाँ पे फिर अंदर फिर यहाँ पे रसौलियाँ, गंदी पानी की पस वाली रसौलियाँ बन जाती हैं बच्चेदानी के साथ, अंडेदानी, यहाँ पे ये ओवरीज होती हैं, ये अंडेदानी होती है, इसकी भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ वो यहाँ पे होती है ओवरीज में, तो उसका एक गहरा ताल्लुक है इन्फेक्शन के साथ। यानी अगर आपको हर वक्त लकोरिया रहता है, आपको ख़ारिश रहती है, आपको नीचे पेन रहती है, तो इससे फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो अंडेदानी है वो भी असेंडिंग यानी ऊपर जाती हुई इन्फेक्शन से मुतासर होती है। साथ ही आपकी जो ये सारी लाइनिंग है यूट्रस की, ये वजाइनल कैनाल, एक्सटर्नल ऑस, इंटरनल ऑस, सर्विक्स और फिर यूट्रस, ये सारे ऑर्गन्स, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, सब के सब इससे अफेक्ट होते हैं। तो ये एक, और इसी तरह जब ये इन्फेक्शन बहुत परसिस्ट करती है तो फिर ये कन्वर्ट हो जाती है बाद में, फिर आपकी जो लाइनिंग है उसको बहुत बुरी तरीके से ओवर 10 ईयर्स 15 ईयर्स डैमेज करके ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या कोई वायरल एक वायरस अगर आपके अंदर चला गया है तो वो फिर कैंसर की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है। फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ वुमेन, सर्विक्स के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए अब वैक्सीनेशन आ चुकी है जो मार्केट में अवेलेबल है, और 15-16 साल की उम्र की लड़कियों को वो लग सकती है। तो वो आप ज़रूर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से रब्ता करें, वो मंगवानी पड़ती है और लगानी पड़ती है। वन ऑफ द रीजंस फॉर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ये है कि आपके मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स हों और आप विदाउट प्रोटेक्शन, विदाउट कॉन्डम सेक्स कर रहे हों। मेरे पास बहुत सारी ऐसी ख़वातीन आती रहती हैं, आती भी रही हैं गायनी के प्रैक्टिस में, जिनकी इन्फेक्शंस ख़त्म नहीं होती, या मर्द हजरात के अंदर ये चीज़ें काफ़ी लेट प्रेजेंट करती हैं इन्फेक्शंस। अब इन्फेक्शन जो है वो ज़रूरी नहीं कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से ही आ रही हो, डिलीवरी में और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। कई जगहों पे हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या कई जगहों पे जो पेरिफ्रीज में हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे अच्छा इक्विपमेंट मौजूद नहीं होता, स्टरलाइजेशन टेक्निक्स अच्छी नहीं है, सिजेरियन का सामान जो है वो बार बार
दिन के 10 से 15 सिजेरियन एक क्लिनिक पे हो रहे हैं, तो कोई स्टरलाइजेशन के लिए डॉक्टर कितना खुद अवेयर है या कितना खुद एफिशिएंट है, क्योंकि मैंने खुद रन किए हुए हैं सेटअप्स, तो आई नो कि कितनी ज़्यादा एफर्ट चाहिए होती है, कितना ज़्यादा हमें डॉक्टर का ऑन द टोज़ होना ज़रूरी है फॉर अ प्रॉपर स्टरलाइजेशन, क्योंकि जो स्टाफ है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो उतना ज़्यादा, मैं समझती हूँ, एम्पैथेटिक और कंपैशनेट या सेंसिटिव नहीं है कि अगर हमने प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं की तो इससे किसी को क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, किसी की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है बाद में। तो फिर बाद में जो है, अगर आपके इंस्ट्रूमेंट साफ़ नहीं थे या वो जगह साफ़ नहीं थी या वहाँ पे मल्टीपल डिलीवरीज़ होती हैं या मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं, वहाँ पे सी सेक्शन हो रहा है, वहाँ पे ऑर्थो के भी ऑपरेशन हो रहे हैं, वहाँ पे डिफरेंट तरह की सर्जरीज हो रही हैं। मेरा खुद अपना ज़ाती एक ऐसा ऑपरेशन हुआ है जिसमें मैंने डॉक्टर साहब को बहुत रिक्वेस्ट की थी कि डॉक्टर साहब काइंडली इस थिएटर में मेरा ऑपरेशन ना करें। आई नो यहाँ पे ऑर्थो से लेके जनरल सर्जरी जो है या आपकी अपेंडिक्स और लिवर और सारे ऑपरेशंस होते हैं, आप मुझे अलग से किसी ऑपरेशन जो नीट, क्योंकि ये एक सेंसिटिव सर्जरी थी, मैं उसका भी डिटेल में ज़िक्र फिर दोबारा कभी करूँगी। एंड आई गॉट अ वेरी बैड इन्फेक्शन फ्रॉम दैट ऑपरेशन, जो मुझे ठीक करने में 6 से 7 महीने लग गए थे, और तब तक मेरी बॉडी में से पस निकलती रही थी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑर्गन। तो यानी जो भी मेरा बाजू या बैक की सर्जरी हुई थी वहाँ से पस ड्रेन होती रही थी। तो डिलीवरी का सामान कैसा यूज़ हो रहा है, आपका मेंसेस के दौरान आपकी सफाई कितनी होती है, आप कितनी जल्दी पैड चेंज करती हैं। कई ख़वातीन दिन में 2 पैड चेंज करती हैं, यानी हार्डली 12-18 घंटे के बाद पैड चेंज हो रहा होता है क्योंकि ब्लीडिंग नहीं हो रही। दिस इज़ नॉट राइट। आपको हर 6 घंटे के बाद, 4 से 6 घंटे के बाद, चाहे ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही, आपको अपना पैड भी चेंज करना है, आपको वो जगह वॉश करनी है किसी नॉर्मल लिक्विड वॉश से। फेमिनिन वॉश हो तो प्रेफरेबली बेहतर है, कोई एलोवेरा बेस्ड नॉन मेडिकेटेड वॉश हो तो बहुत बेहतर है, वरना डव या कोई भी माइल्ड लिक्विड हैंड वॉश से धोना है। सेफगार्ड, पायोडीन, डेटॉल से नीट